एक टाइनी बॉल है और एक मासिव बॉल है। मासिव बॉल v वेलोसिटी से जा रहा है और ये रेस्ट पे है। तो ये वही हैवी और लाइट के बीच में कोलिजन का है। इसमें हैवी का तो वेलोसिटी चेंज होता नहीं है, कोलिजन हैवी का तो इतना ही रहेगा। और लाइट का वेलोसिटी आता है u1 प्लस ई टाइम्स u1 माइनस u2 से। u1 मतलब हैवी का वेलोसिटी जो कि v है। इलास्टिक कोलिजन है तो e का वैल्यू 1 है, u1 फिर से v है और u2 0 है, तो ये 2v आ जाएगा। सर रेस्ट पे आ जाता है ऐसे दिया है ना, मैसिव वो बॉल। नहीं नहीं, देखना नोट्स देख लेना। अच्छा ठीक है, अरे वो ठीक है ठीक है, मेरे को लगा ये रेस्ट, पता नहीं, मैं क्वेश्चन शायद गलत पढ़ा। सर अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन में मेंशन हो कि ये रेस्ट पे आ जाता है जिसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब तो इन्फिनिटी वो होगा ना छोटे वाले बॉल की वेलोसिटी। रेस्ट पे आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है। अगर एक का मास बहुत ज्यादा है दूसरे का मास बहुत कम है, तो जिसका मास बहुत ज्यादा है ना, वो रेस्ट पे आ ही नहीं सकता है। अच्छा ठीक है ठीक। और कोई डाउट है किसी को? सर F9। रिपीट करो। A ball of mass m moving with uniform speed collides elastically with another stationary ball। नहीं नहीं, F9 ना। हाँ सर। ये है कि इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन बोले कि ये अपना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब लूज करेगा, जब इसका मास कितना होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब लूज करेगा जब इसका मास m होगा, क्योंकि इसका मास m है, दोनों का मास सेम है। इलास्टिक कोलिजन तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इसका वेलोसिटी v हो जाएगा। तो देखो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है, तो डायरेक्टली बोल सकता है। ठीक है सर। अरे इतना नॉइस कैसे है तुम्हारा? और क्या डाउट है? सर F12। पार्ट 2 का ही? हाँ पार्ट 2। यहाँ पे क्या करें अपन, हम लोग इसको एक्स एक्सिस अज्यूम करते हैं
मतलब बेसिकली इसको एक्स एज्यूम करते हैं और इसको वाई एक्सेस एज्यूम करते हैं। तो ये v जो है ये इस इंक्लाइन प्लेन के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। ये जो v है इसका इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल होगा, इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो v का कंपोनेंट निकालेंगे तो v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा v cos थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा v sin थीटा। अब जब हिट होगा तो v cos थीटा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो इंक्लाइन के अलोंग है। v sin थीटा में कोलिजन होगा, अब कोलिजन होगा तो आफ्टर कोलिजन v cos थीटा तो ऐसे ही रहेगा, v sin थीटा वाला e टाइम्स हो जाएगा। वो कंसेप्ट लगा देंगे v sap इज इक्वल टू e टाइम्स v अप्रोच। अब ये हिट करने के पहले का वेलोसिटी है, ये इसको हिट करने के जस्ट बाद का वेलोसिटी है। हिट करने के जस्ट बाद इसके पास जो वेलोसिटी को वो ऐसे कुछ होगा तो ये आके इसको हिट करेगा, तो इस वेलोसिटी से ये आके इसको हिट करेगा। अब इस वेलोसिटी से जब इसको हिट करेगा तो ये वाला वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, ये इतना ही रहेगा क्योंकि ये सरफेस के पैरेलल है। ये वाला वेलोसिटी e टाइम्स हो जाएगा। तो देखो ये जो v cos थीटा है ना वो अपोजिट हो गया, v sin थीटा भी अपोजिट हो गया, मतलब जो वेलोसिटी v है वो पूरा एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। और देखो e टाइम्स हो रहा है तो माइनस ई वी टाइम्स हो रहा है। तो देखोगे अच्छे से तो दिखेगा ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो माइनस ई टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है सर। हो गया, और किसी को कोई डाउट है? और वर्क फॉर एनर्जी का भी होमवर्क था ना, उसमें किसी को डाउट है? हाँ सर, पार्ट 3 का फाइल। एक सेकंड। हाँ क्या था एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, 3 का क्वेश्चन नंबर 5। 1, नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ। नहीं सर, 5। 5th क्वेश्चन। सर 1 वाला भी ऐसी स्टेटमेंट चाहिए था। वर्क डन निकालने के लिए ना जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैंने ऐसे पढ़ाया था, फोर्स जिस पॉइंट पे लगता है ना ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना होता है, बट ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट तो मूव ही नहीं कर रहा है तो वर्क डन 0 होगा। फोर्स ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट पे लगता है ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना है। सर तो इसमें लिखा है ना, द ऑब्जेक्ट हैज नो मोशन बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव ऑन द ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि फोर्स अभी यहाँ लग रहा है, थोड़े टाइम बाद फोर्स यहाँ लग रहा है, थोड़े टाइम बाद फोर्स यहाँ लग रहा है। हाँ सर समझ गया, सर समझ गया। सर कोई ऐसा केस होगा जिसमें जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो मूव कर रहा है लेकिन बॉडी पे नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं ना, ऐसा कोई केस? ऐसा एक हो सकता है ना कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट, क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आया। अगर वो पॉइंट फोर्स के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो वर्क डन कितना होगा?
वो तो जीरो हो जाएगा। हाँ, तुम क्या पूछ रहे हो? मतलब एक्चुअली मैं पूछा था कि ऐसा कुछ होता है क्या जिसमें बॉडी मूव ना करे, मतलब डिस्प्लेसमेंट नेट जीरो है ना ना ना। लेकिन जिस पॉइंट पे अप्लाई किया तो। अरे फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है ऑब्जेक्ट का, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो अगर ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट मूव कर रहा है तो फिर ऑब्जेक्ट तो मूव कर ही रहा है। अच्छा हाँ, ठीक ठीक। एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस विद टाइम, मतलब वो पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होगा। ऐसा पार्टिकल एक्सेलरेट तब करता है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कुछ एक्यूट एंगल होता है। जब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। उसका सी अब इसमें लिखा ऑप्शन। ए ऑप्शन में लिखा कि रिजल्टेंट फोर्स को वेलोसिटी के पैरेलल होना ही पड़ेगा गलत है, वो अलग बात है। एक्यूट एंगल उनसे भी काम चल जाएगा। ए ऑप्शन में लिखा है कि होना ही पड़ेगा, पैरेलल होना जरूरी नहीं है, कोई भी एक्यूट एंगल होगा तो भी चलेगा। समझ में आया? हाँ सर समझा। कोई डाउट? सर सी ऑप्शन में डाउट था। सी ऑप्शन, हाइट ऑफ द लेवल मस्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीज। वो भी मस्ट लिखा हुआ है। सी ऑप्शन गलत दिया हुआ है ना, हाँ सर गलत था। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स से लगाया तो इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ेगा ही, काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ेगा ही। इसका ग्राउंड से हाइट चेंज हो रहा है क्या? मस्ट जनरली मस्ट गलत ही होगा। ठीक है सर समझा। और किसी को कोई डाउट? हो गया? लास्ट क्लास में हमने कोलिजन पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम नाम से समझ में आ रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसका मास वेरी हो रहा है। इसका जो सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है वो ये है कि जैसे कि ये एक कार्ट है, इसमें सैंड भरा हुआ है
और नीचे एक होल किया हुआ है। अब जैसे जैसे काट आगे जाएगा, सैंड नीचे गिरेगा तो काट का मास वैरी कर रहा है। ये वेरिएबल मास सिस्टम है। और काट का मास इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है ऊपर एक ऊपर लगा हुआ है, इसमें सैंड भरा हुआ है और ये सैंड आके इस काट में गिर रहा है, अब काट का मास इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब वेरिएबल मास सिस्टम है। तो वेरिएबल मास सिस्टम ये कि अगर हम किसी को सिस्टम मान रहे हैं, उसका मास वेरी कर रहा है, तो वो वेरिएबल मास सिस्टम है। ठीक है। सर सर वो क्या लिखा है एडेड स्लैश? एक सेकंड। In variable mass system, the force exerted by the added ejected mass on system is called as thrust force. हाँ सर। वेरिएबल मास सिस्टम में क्या होता है कि जो मास या तो ऐड हो रहा है या फिर सिस्टम से इजेक्ट हो रहा है, वो मास सिस्टम में एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। और जो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है वो प्रॉपर वेक्टर फॉर्मूला ये होता है, थ्रस्ट फोर्स इज v रिलेटिव dm/dt। वेरिएबल मास सिस्टम में जो मास ऐड हो रहा है या फिर इजेक्ट हो रहा है, वो सिस्टम में एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स होता है v रिलेटिव dm/dt। वेरिएबल मास सिस्टम थोड़ा सा टफ होता है, तो अच्छे से समझना। यहां पे जो v रिलेटिव है वो है v रिलेटिव है कि जो मास ऐड हो रहा है या फिर जो मास इजेक्ट हो रहा है, उसका रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम। जो भी मास ऐड हो रहा है या फिर जो भी मास इजेक्ट हो रहा है, उसका रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम। और dm/dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ सिस्टम। फिर एक और होता है म्यू। म्यू होता है इसका यूनिट आता है kg/सेकेंड। इसका भी यूनिट होता है kg/सेकेंड।
डीएम बाई dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ सिस्टम, म्यू होता है रेट एट विच मास इज एडेड या फिर रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। अब ना एक सिस्टम में म्यू के रेट से अगर हम मास को ऐड करेंगे, एक सिस्टम में म्यू के रेट से अगर हम मास को ऐड करेंगे तो सिस्टम का मास किस रेट से चेंज होगा? म्यू से ही चेंज होगा। एक सिस्टम में अगर हम लोग मास म्यू के रेट से ऐड करेंगे तो उस सिस्टम का मास किस रेट से चेंज होगा? म्यू से ही चेंज होगा। तो वापस बोलो। म्यू से ही चेंज होगा। हाँ, मतलब उस सिस्टम का डीएम बाई dt किसके इक्वल होगा? म्यू के इक्वल होगा। अब ना अगर एक सिस्टम में म्यू के रेट से मास को इजेक्ट करवाएंगे तो उस सिस्टम का मास किस रेट से चेंज होगा? माइनस म्यू। हाँ, मास कम हो रहा है ना, माइनस मास कम हो रहा है तो डीएम बाई dt को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि इजेक्ट हो रहा है तो मास कम हो रहा है, मास कम हो रहा है तो डीएम बाई dt को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो सिस्टम का मास किस रेट से चेंज होगा? माइनस म्यू के रेट से चेंज होगा। माइनस को मैं इस साइड ले आता हूं तो म्यू किसके इक्वल होगा? माइनस डीएम बाई dt के इक्वल होगा। अगर ऐड हो रहा है तो म्यू डीएम बाई dt के इक्वल होता है, अगर रिजेक्ट हो रहा है तो माइनस डीएम बाई dt के इक्वल होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू हमेशा मॉड ऑफ डीएम बाई dt के इक्वल होता है, हमेशा। ठीक है, तो जब भी सिस्टम का मास वेरी होता है तो सिस्टम में जो भी मास ऐड हो रहा होता है या फिर जो भी मास इजेक्ट हो रहा होता है वो सिस्टम में एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को हम लोग थ्रस्ट फोर्स नाम दे देते हैं। वो फोर्स का वैल्यू होता है v रिलेटिव dm by dt। यहाँ पे v रिलेटिव क्या है अच्छे से समझ के याद रखना। जो जो मास ऐड हो रहा है या फिर जो मास इजेक्ट हो रहा है उसका रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। डीएम बाई dt क्या है? किस रेट से सिस्टम का मास चेंज हो रहा है। म्यू क्या है? किस रेट से सिस्टम में मास ऐड हो रहा है या फिर किस रेट से सिस्टम में मास इजेक्ट हो रहा है। म्यू और डीएम बाई dt ऑलमोस्ट सेम चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि मास अगर ऐड हो रहा है तो डीएम बाई dt के इक्वल होता है, मास अगर इजेक्ट हो रहा है तो म्यू माइनस डीएम बाई dt के इक्वल होता है। मतलब म्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डीएम बाई dt तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो म्यू जो है ना वो डीएम बाई dt के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो ये जो थ्रस्ट फोर्स है ये तो वेक्टर फॉर्मूला है। वेक्टर फॉर्मूला मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है। ये थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? इस थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड है v रिलेटिव। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो मुझे मॉड लिखना पड़ेगा, मॉड ऑफ डीएम बाई dt, या फिर मॉड ऑफ डीएम बाई dt को मैं म्यू लिख सकता हूं तो म्यू इंटू वी रिलेटिव। ये थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड है। फिर थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन, थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन होता है अगर मास ऐड हो रहा है तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, ये टर्म पॉजिटिव होगा मतलब थ्रस्ट फोर्स किसके डायरेक्शन में होगा? वी रिलेटिव के।
और अगर मास इजेक्ट हो रहा है, मास इजेक्ट हो रहा है तो ये टर्म नेगेटिव होगा। अब ये टर्म नेगेटिव होगा मतलब यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि इसका वैल्यू नेगेटिव में कुछ आएगा, मतलब थ्रस्ट फोर्स किसके डायरेक्शन में होगा? Opposite of V relative. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मास ऐड होता है तो थ्रस्ट फोर्स वी रिलेटिव के डायरेक्शन में होता है, और जब मास इजेक्ट होता है तो थ्रस्ट फोर्स वी रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सब अच्छे से समझ के याद रख लो। हाँ, एक तो याद रखना, वेरिएबल मास सिस्टम जब आएगा ना तो हमें थ्रस्ट फोर्स लगाना ही पड़ेगा, तुम लोग लगाते ही नहीं हो। पहले सिस्टम मानो, देख उसका मास कांस्टेंट वेरी हो रहा है, अगर उसका मास वेरी हो रहा है तो फिर सिस्टम में थ्रस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। वो कौन लगा रहा है? जो भी मास ऐड हो रहा है या फिर जो भी मास इजेक्ट हो रहा है वो सिस्टम पे लगा रहा है। फिर सर अभी थ्रस्ट फोर्स का एक एग्जांपल बताइए। हाँ, एग्जांपल से मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। फिर थ्रस्ट फोर्स कितना लगता है? वी रिलेटिव मॉड ऑफ डी एम बाई डी टी, उसका मैग्नीट्यूड होता है वी रिलेटिव मॉड ऑफ डी एम बाई डी टी। यहाँ पे वी रिलेटिव होता है जो मास ऐड हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, उसका रिलेटिव वेलोसिटी विद सिस्टम। मॉड ऑफ डी एम बाई डी टी मतलब किस? सिर्फ मैग्नीट्यूड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास का मैग्नीट्यूड बिना साइन के। थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन कितना होता है? तो होता है अगर मास ऐड हो रहा है तो वी रिलेटिव के डायरेक्शन में होगा, अगर मास इजेक्ट हो रहा है तो वी रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इसका सबसे सिंपल एग्जांपल जो स्टैंडर्ड एग्जांपल होता है वो ये है कि क्वेश्चन अच्छे से सुनो। ये काट है, इसका मास एम नॉट है, इनिशियली ये रुका हुआ था और इस पे हम एफ फोर्स लगा रहे हैं। एक काट है, इसका मास एम नॉट है, इनिशियली ये रुका हुआ था और इस पे एफ फोर्स लगा रहे हैं, और ऊपर से सैंड आके गिर रहा है इस पे म्यू के रेट से, म्यू केजी पर सेकेंड की रेट। तो हमें बताना है इस काट का वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। Initially मैं फिर resting से है ना? रिपीट करता हूं। हाँ, ये काट है, इनिशियली रेस्ट पे है, इसका मास, सिर्फ काट का मास एम नॉट है, इस काट में सैंड आके गिर रहा है म्यू के रेट से, और काट फोर्स लग रहा है एफ। तो काट का वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। तुम लोग ट्राई करोगे कि मैं बताऊं? सर 1 मिनट हम लोग ट्राई करेंगे।
T इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे था ना वो। हम्म। FT by m naught plus mu t। एक सेकेंड, शांतन होना। हाँ सर। हाँ, एफ टी बाई एम प्लस म्यू टी, वेरी गुड। अब मैं बता देता हूँ, तुम लोग आंसर करो। यहाँ पे सब कांस्टेंट के वेरी हो रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट है कि वेरी हो रहा है? वेरी हो रहा है। वेरी हो रहा है। अब जब सब कुछ वेरी होता है, मतलब जब वेरी होता है फिजिक्स में, तो हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेट। या इंटीग्रेट तो करते हैं, बट इंटीग्रेशन करने से पहले क्या करते हैं हम लोग? या तो एलिमेंट लेते हैं या तो जनरल केस लेते हैं। ये हमेशा याद रखो, जब वेरी होता है तो पहला स्टेप होता है या तो एलिमेंट लो या तो जनरल केस लो। यहाँ पे एलिमेंट लेना पड़ेगा कि जनरल केस लेना पड़ेगा? जनरल केस। हाँ, जनरल केस लेंगे। जनरल केस मतलब ये तो इनिशियली है, इनिशियली काट रुका हुआ था, हम एक जनरल केस लेंगे। जनरल केस मतलब एक जनरल टाइम पे, तो हम लोग जनरल टाइम का देखेंगे। अब जनरल टाइम पे इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा v। अब जनरल टाइम t पे इस पे ऑलरेडी सैंड आके गिर चुका होगा, म्यू के रेट से आके गिर रहा है, तो म्यू टी मास ऑफ सैंड आके गिर जाएगा। तो इसका जो मास हो जाएगा जनरल टाइम t पे, वो हो जाएगा m नॉट प्लस म्यू टी। और जो सैंड आके गिर रहा है उसके पास वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? नीचे की तरफ है। जो सैंड आके गिर रहा है उसके पास वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ, क्योंकि वो सीधा नीचे आके गिर रहा है। अब ये तो सैंड का वेलोसिटी है। अब क्योंकि सिस्टम में मास वेरी हो रहा है तो हमें थ्रस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। थ्रस्ट फोर्स जो होता है v रिलेटिव dm by dt होता है। उसमें v रिलेटिव क्या होता है? जो भी सैंड ऐड हो रहा है उसका रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सिस्टम। तो इसका मैं रिलेटिव वेलोसिटी देखूंगा तो फिर मैं इसको रोक के उल्टा करके इसको देना पड़ेगा, तो मैं इसको उल्टा करके दे रहा हूं। तो ये पूरा चीज v रिलेटिव है। अब क्योंकि सिस्टम में मास ऐड हो रहा है तो थ्रस्ट फोर्स v रिलेटिव के डायरेक्शन में लगेगा। अब v रिलेटिव लेफ्ट में भी है नीचे भी है, तो थ्रस्ट फोर्स एक लेफ्ट में भी लगेगा और एक नीचे भी लगेगा। नीचे वाले थ्रस्ट फोर्स से हमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। तो नीचे वाला मैं हटा देता हूँ, क्योंकि उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, उससे तो नॉर्मल चेंज होगा। मोशन तो सिर्फ लेफ्ट वाले थ्रस्ट फोर्स से चेंज होगा। अब लेफ्ट में थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा? लेफ्ट वाला v रिलेटिव इंटू dm by dt। तो लेफ्ट वाला v रिलेटिव तो v है, और dm by dt मतलब किस रेट से मास चेंज हो रहा है, जो कि म्यू है। तो म्यू v रिलेटिव होगा। यहां तक देख लो, समझ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर वो मास वाला वापस बताइए ना।
मैंने जनरल टाइम टी में सॉल्व किया। इनिशियली कार्ड का मास m था, म्यू के रेट से मास एडअप हो रहा है म्यू केजी पर सेकंड, मतलब हर 1 सेकंड में म्यू केजी मास एडअप हो रहा है। अब 1 सेकंड में म्यू केजी ऐड हुआ है, 1 सेकंड में म्यू केजी ऐड हुआ है, तो 2 सेकंड में 2 म्यू केजी ऐड होगा, 3 सेकंड में 3 म्यू केजी ऐड होगा, 30 सेकंड्स पे t इंटू म्यू केजी ऐड होगा। उसमें म्यू इंटू टी मास ऐड हो जाएगा 30 सेकंड्स, तो इसका जो नया मास हो जाएगा वो m नॉट प्लस म्यू टी हो जाएगा। सर वो जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है वो आपने बताया कि एक हॉरिजॉन्टली लग रहा है और एक वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो उसमें से हम लोग दोनों कैसे आ रहे हैं? क्या क्या? सो आपने बोला था ना कि दो डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, तो हम लोगों ने सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला काउंट किया था, तो दूसरे डायरेक्शन कैसे लग रहा है? दूसरे डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि वी रिलेटिव ये है, थ्रस्ट फोर्स जो लगता है ना वो वी रिलेटिव dm by dt लगता है। तो अब वी रिलेटिव ये दोनों है, तो थ्रस्ट फोर्स भी इस डायरेक्शन में भी लगेगा, इस डायरेक्शन में भी लगेगा। अच्छा सर, ठीक है। अब हम एक्स डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लिखेंगे। एक्स डायरेक्शन में न्यूटन लॉ जब लिखेंगे तो सपोर्ट माइनस अपोज सिस्टम का मास इंटू dv by dt। इसको बस इंटीग्रेट करने से आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन मैं नहीं बताऊंगा। इसको इंटीग्रेट करने से v का वैल्यू आ जाता है ft डिवाइडेड बाय अच्छे से समझो एक एक चीज। थ्रस्ट फोर्स मतलब इतना आसान नहीं है, जब तक नहीं समझोगे नहीं होने वाला। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक तो यहाँ पे सब कुछ वैरी हो रहा है, तो हमें या तो एलिमेंट लेना है या तो जनरल केस लेना है। देख के समझ में आ रहा है कि जनरल केस लेना, तो मैंने एक जनरल केस लिया। जब घड़ी में टाइम t है उस समय इस पे इसका वेलोसिटी कुछ होगा v मान लिया। अब t टाइम के दौरान इसमें म्यू टी मास ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, तो इसका मास m नॉट प्लस म्यू टी होगा। अब मुझे इसको सिस्टम माना, मैंने इसको सिस्टम माना, तो इस सिस्टम का मास वैरी हो रहा है, ऊपर से मास एडअप हो रहा है, तो मुझे थ्रस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। थ्रस्ट फोर्स लगाने के लिए पहले मुझे वी रिलेटिव देखना पड़ेगा। जो मास आके गिर रहा है ना उसके पास वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा। ये तो उस जो एडअप हो रहा है उसका मास है, और ये सिस्टम का मास है। हमें जो चाहिए थ्रस्ट फोर्स के लिए वो वी रिलेटिव चाहिए, मतलब इसका वेलोसिटी इसके रिलेटिव, तो रोक के उल्टा करके दे देंगे। तो ये हमारा वी रिलेटिव है। अब क्योंकि सिस्टम में मास ऐड हो रहा है तो थ्रस्ट फोर्स वी रिलेटिव के डायरेक्शन में लगेगा। वी रिलेटिव एक लेफ्ट में भी है और एक नीचे भी है, तो थ्रस्ट फोर्स लेफ्ट में भी लगेगा, नीचे भी लगेगा। नीचे वाले से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमें लेफ्ट वाले से फर्क पड़ेगा। लेफ्ट वाले में जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो लेफ्ट वाले वी रिलेटिव की वजह से लगेगा। तो वी रिलेटिव मॉड डी बाई डी टी को हम म्यू लिख सकते हैं, म्यू लिख दिया। उसके बाद तो न्यूटन्स लॉ है, उसके बाद इंटीग्रेशन है जो कि हमें आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टेबल है, ये चेन है, ये चेन पहले वर्टिकल था, फिर इसको मैंने छोड़ दिया। इसको जब मैंने छोड़ा तो ये टेबल पे ऐसे नीचे गिरेगा,
तो हमें बताना है कि जब आधा चेन नीचे गिर जाएगा ना, आधा चेन नीचे गिर जाएगा, तो टेबल उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाएगा। इस चेन का मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है लैम्डा है, लेंथ दिया हुआ है एल है। ये भी तुम लोग ट्राई करोगे कि मैं बताऊं? सर नॉर्मल कब निकालना है? जब आधा चेन टेबल पे होगा, आधा चेन हवा पे होगा। ठीक। सर एक सेकंड के लिए लास्ट पेज दिखाना। हम्म, हाँ सर। तो कर दीजिए सर। हाँ क्या बोल रहे हो? हो नहीं गया? हुआ नहीं है, कर दीजिए। बताओ, सर मैं एक बता दूं? मिनट, एक मिनट सर।
सर कर दीजिए सर, सॉल्व कर दीजिए। सर ऐसा आ रहा है, मतलब टी के टर्म में लैम्डा बाय 2, लैम्डा एल बाय 2 अपॉन एल एन टी प्लस एम जी आ रहा था, तो 3 साल आ रहा है। क्या बोले? लैम्डा लैम्डा एल बाय 2 अपॉन एल एन टी प्लस एम जी। नहीं, ये नहीं आंसर है। अब देखो, हम लोग फिर से वो जनरल टाइम टी में सॉल्व करेंगे। जनरल टाइम टी में मान लेते कि एक्स लेंथ ऑफ चेन नीचे गिर गया, हवा में माइनस एक्स लेंथ होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये थोड़ा सा मास ना dt टाइम के दौरान, अब dt टाइम में ये थोड़ा सा मास टेबल पे आके गिर जाएगा। तो फिलहाल इसका वेलोसिटी कितना है, जो मैंने फिगर में दिखा रखा है, इसका वेलोसिटी कितना है फिगर में जो दिखा रखा है? वी है। इसका वेलोसिटी जल्दी जल्दी आंसर करो, फिगर में दिखा हुआ रखा है सब कुछ। वी होगा ना उसका भी। हाँ वी है, और इसका वेलोसिटी, 0। इसका वेलोसिटी वी है, इसका भी वेलोसिटी वी है, और इसका वेलोसिटी 0 है। अब ये जो छोटा सा पार्ट है ना dt टाइम के दौरान, ये इसका पार्ट मतलब ये इधर आ जाएगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इस पे एड अप हो रहा है, हाँ, ये इस पे किस रिलेटिव वेलोसिटी से आके एड अप हो रहा है, कितने रिलेटिव वेलोसिटी से आके एड अप हो रहा है? इससे ऐड हो रहा है, वी रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, और ये भी बोल सकते हैं कि ये इससे इजेक्ट हो रहा है, ये ये इससे कितने रिलेटिव वेलोसिटी से इजेक्ट हो रहा है? वी से ही होगा। कितने रिलेटिव वेलोसिटी से इजेक्ट हो रहा है? जीरो। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी देखना है ना, इसका भी v है, इसका भी v है, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 है। तो इसके रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, और इसके रिलेटिव वेलोसिटी v है। तो ये इस पे कितना थ्रस्ट फोर्स लगाएगा? ये छोटा सा एलिमेंट जो इससे इजेक्ट हो रहा है, इस पे थ्रस्ट फोर्स कितना लगाएगा? जीरो। हाँ, और ये इस पे थ्रस्ट फोर्स 0 लगाएगा, और ये इस पे थ्रस्ट फोर्स 0 लगाएगा। सर लगाएगा। किसी को कोई डाउट है? ये जो मास है, छोटा सा मास dm मास जो इससे इजेक्ट हो रहा है और इस पे ऐड हो रहा है, ये मास इस पे तो थ्रस्ट फोर्स 0 लगा रहा है, इस पे थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। सर आपने वो जो स्मॉल एलिमेंट लेके बताया उसका फिर से बताना। हाँ, वापस बोलो। सर आपने जो छोटा एलिमेंट लेकर के बताया ना, उसका एक बार फिर से आप बताइए क्या बताऊं? कि वो इजेक्ट होते समय ऊपर वाले से जब इजेक्ट हो रहा है तो हम लोग का 0 हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, और फिर जब नीचे वाले से ऐड हो रहा है तो कुछ रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है। अरे अभी जो चीज हवा में उसका वेलोसिटी v मान लिया, और जो ग्राउंड में आ गया उसका वेलोसिटी तो 0 है। तो इसका भी वेलोसिटी v है, ये भी हवा में है, इसका भी वेलोसिटी v है, और इसका वेलोसिटी 0 है। ये जो मास इस सिस्टम में इजेक्ट ऐड हो रहा है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी v है, और ये जो मास इस सिस्टम से इजेक्ट हो रहा है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। थ्रस्ट फोर्स v रिलेटिव dm by dt लगता है, तो v रिलेटिव 0 है तो थ्रस्ट फोर्स भी 0 लगेगा, और यहाँ पे v रिलेटिव कुछ है तो थ्रस्ट फोर्स लगेगा। हाँ सर ठीक है। तो ये जो चेन है ना, इस चेन पे
है क्या? नहीं लग रहा ऑब्वियसली। अब थ्रस्ट फोर्स नहीं लग रहा तो इस चेन में क्या फोर्स लग रहा है? सिर्फ ग्रेविटेशन लग रहा है। हाँ, तो इसका फ्री फॉल हो रहा है। अब इसका फ्री फॉल हो रहा है तो ये यहां से लेके यहां तक कितना लेंथ गिर चुका है नीचे? L/2। नहीं, L/2 नहीं, जनरल केस ले रहा हूं मैं। L minus x। नहीं, L-x लेंथ गिरा है कि x गिरा है? यहां से लेके यहां तक ये जो चेन है ये ऊपर से नीचे कितना गिर गया? X लेंथ गिरा हुआ है। हाँ सर, x लेंथ गिरेगा। हाँ, x। अब ये फ्री फॉल हो रहा है, इस पे सिर्फ mg फोर्स लग रहा है, ये फ्री फॉल हो रहा है। अब ये x लेंथ नीचे गिर गया तो इसका ये वेलोसिटी को कितना होना पड़ेगा? √2gh। h मतलब कितना हाइट नीचे गिरा, तो वो x गिरा। अब हाँ, अब ये चेन जो मास ऐड हो रहा है ना, वो इस सिस्टम, अब मैं इसको सिस्टम मानूंगा, इसको सिस्टम मानूंगा तो इस पे जो मास ऐड हो रहा है वो थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। थ्रस्ट फोर्स कितना लगा रहा है? v रिलेटिव dm/dt, जहाँ पे v रिलेटिव है 2gx, dm/dt है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। इसका मास को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू एक्स। इसमें लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर dx/dt बचेगा। dx/dt बेसिकली क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। तो ये फिर से लैम्डा v फोर्स लगाएगा। dm/dt का वैल्यू लैम्डा v होगा। अब v रिलेटिव को मैं v लिख रहा हूं। अब इस सिस्टम में मास ऐड हो रहा है तो थ्रस्ट फोर्स v रिलेटिव के डायरेक्शन में लगेगा। तो इस पे थ्रस्ट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड। इस सिस्टम में थ्रस्ट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कि अपवर्ड डायरेक्शन? डाउनवर्ड सर। हाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 है, इसका वेलोसिटी v है, तो इसके रिलेटिव इसके पास वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब क्योंकि मास ऐड हो रहा है तो थ्रस्ट फोर्स v रिलेटिव डायरेक्शन में लगेगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कितना लगेगा? v रिलेटिव जो कि v है इंटू dm/dt जो कि लैम्डा इंटू v है, तो बेसिकली लैम्डा इंटू v स्क्वायर लग जाएगा, जहाँ पे v का वैल्यू इतना है। फिर इस सिस्टम में एक और फोर्स लग रहा है mg। इसका मास हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स इंटू जी। एक और फोर्स लगा है नॉर्मल रिएक्शन। अब क्योंकि ये यहाँ पे रेस्ट पे है तो इस पे फोर्स बैलेंस होना चाहिए वाई डायरेक्शन में, तो नॉर्मल रिएक्शन को किसके इक्वल होना पड़ेगा? ये दोनों फोर्स के इक्वल। v स्क्वायर का वैल्यू को हम डाल देंगे। तो ये थ्रस्ट फोर्स आएगा और ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा कोई जनरल टाइम में। अब जब आधा चेन नीचे गिर चुका है तो x का वैल्यू L/2 होगा। लैम्डा इंटू एल को m लिख सकते हैं, तो ये 3mg/2 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले किए हुए थे क्या तुम लोग 11th-12th में? हाँ सर, लेकिन थ्रस्ट फोर्स सर वो वर्क एनर्जी थोड़ा कंजर्वेशन इस टाइप से था, इसको नहीं कर सकते ना वैसे? मेरे हिसाब से नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, वो टेबल पे चेन होती है, हम लोग कितना बैठना है तो फ्रिक्शन वगैरह करके हाँ निकालते हैं। जरूर WP में वो कुछ
वो अलग क्वेश्चन है। एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन अलग है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना, स्लोली चल रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन बताना है। हाँ ऐसे ही कुछ रहता है सर। हाँ सेम। वो वाली चीज स्लोली रखते हैं, शायद से स्लोली रखते हैं तो उसका वेलोसिटी कितना है? जीरो ही होगा ना। हाँ ऑलमोस्ट जीरो होगा। अब वेलोसिटी सबका जीरो है तो थ्रस्ट फोर्स लगेगा क्या? नहीं सर। लगेगा। तो बड़ा क्वेश्चन है। अब रॉकेट प्रपल्शन। पिछले क्वेश्चन में हाफ चेन हाँ के लिए आधा बोला था। घंटा। हाँ सर ठीक है। वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है जो कि कांस्टेंट है। अब मैं रॉकेट को सिस्टम मानूंगा तो इसका फ्यूल बर्न होकर नीचे जा रहा है, तो ये वेरिएबल मास सिस्टम है। अब वेरिएबल मास सिस्टम है तो इस पे थ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो मैं T इज इक्वल टू टी टाइम का देखूंगा तो रॉकेट का मास m0 से कुछ कम होगा क्योंकि फ्यूल ऑलरेडी बर्न हो चुका है, तो रॉकेट का मास m मान लेते हैं, जो कि होगा m0 माइनस म्यू टी, क्योंकि फ्यूल म्यू के रेट से बर्न हो रहा है। इस रॉकेट का वेलोसिटी कुछ v होगा। इसमें फ्यूल बर्न होके नीचे जा रहा है v के वेलोसिटी से, v रिलेटिव वेलोसिटी से। अब मैं इसको सिस्टम मानूंगा तो इस पे थ्रस्ट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या अपवर्ड डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। नहीं, इस सिस्टम में मास इजेक्ट हो रहा है। मास जब इजेक्ट होता है ना तो थ्रस्ट फोर्स v रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स v रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और कितना लगेगा? v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी बेसिकली म्यू हो जाएगा, म्यू इंटू वी रिलेटिव लगेगा। और इस रॉकेट में एक और फोर्स लगेगा mg। इस रॉकेट का एक्सलेशन a होगा। यहां पे किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। सर आपने वी रिलेटिव कितना लिया है? वी रिलेटिव, वी क्वेश्चन में मैंने दे रखा है वी रिलेटिव ही है और कांस्टेंट है। ठीक है सर। अब मैं इस रॉकेट में न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा तो इक्वेशन हो जाएगा सपोर्ट माइनस अपोज